नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। पंजाब के सभी लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति के सेहत कार्ड बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड से उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस योजना में बड़े बड़े अस्पताल शामिल हैं। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग पहले नीले पीले कार्डों के चक्कर में फंसे रहते थे। अब सेहत कार्ड के जरिए हमने तय किया है कि जो पंजाब का निवासी होगा उसे हर हाल में इलाज मिलेगा। ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, भारत शामिल नहीं। जापान साउथ कोरिया पर 25%, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। पहले ट्रंप 9 जुलाई को इसका ऐलान करने वाले थे। एयर इंडिया बोला, ड्रीमलाइनर सबसे सुरक्षित प्लेन। दुनिया भर में इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। पीएससी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सौंपी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में एयर इंडिया ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि ड्रीमलाइनर प्लेन सबसे ज्यादा सुरक्षित विमानों से एक हैं। दुनिया भर में इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने पीएससी की बैठक के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ड्रीमलाइनर पर बयान दिया है। हालांकि बैठक एयरपोर्ट पर लेवी चार्जेस लगाने पर चर्चा के लिए थी। वहीं मंगलवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोसा को अपनी प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। एएआईबी अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी एनटीएसबी के साथ मिलकर काम कर रहा है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। केरल हाईकोर्ट से लाइबेरियाई जहाज की जब्ती का आदेश, कहा मुआवजा मिलने पर ही छोड़ें, अन्य शिप डूबा था। केरल का 9,500 करोड़ रुपए का दावा। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लाइबेरियाई जहाज MSC अकीकेता 2 को जब्त करने का आदेश दिया। ये शिप लाइबेरियाई जहाज MSC एल्सा 3 का सहयोगी था, जो 25 मई को कोची के तट पर डूब गया था। दोनों जहाज MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के हैं। MSC एल्सा 3 डूबने से हुए पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान पर केरल सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए के मुआवजे की याचिका लगाई थी। साथ ही सहयोगी जहाज MSC अकीकेता 2 के भारत से बाहर जाने की आशंका जताते हुए जहाज जब्त करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि शिपिंग कंपनी जब तक मुआवजे की रकम जमा नहीं कर देती, तब तक MSC अकीकेता 2 को जब्त रखा जाए। मामला सुलझने तक जहाज भारत से बाहर नहीं जा सकेगा। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि सरकार बनने पर वो युवा आयोग का गठन करेंगे। ट्रेड यूनियंस का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी कल हड़ताल पर। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा, परिवहन सेवाएं ठप हो सकती हैं।
बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे, निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में कल 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी है। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी है। एक देश एक चुनाव संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। हालांकि प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता उन्होंने जताई है। पूर्व CJI ने कहा कि इससे ECI को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें ECI इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक देश एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति को अपनी लिखित राय सौंपी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन बिल पेश किया था। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल शुरू होगा। लोग खुद डेटा भर सकेंगे। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होगी। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। इसके लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू होगा। इस पर नागरिक खुद जानकारी भर सकते हैं। नतीजे भी पहले की 15 जनगणनाओं से कम समय में मिल जाएंगे। 16वीं जनगणना के आंकड़े केवल 9 महीने में आने की उम्मीद है। इसमें जातीय गणना भी शामिल होगी। पहले नतीजे आने में 18 महीने लगते थे। जनगणना महापंजीयक कार्यालय ने बताया, डिजिटल सेंसस से डेटा जुटाने और इसे सेंट्रल सर्वर तक सीधे भेजने में आसानी होगी। गिनती का काम मार्च 2027 तक पूरा होगा। अप्रैल से दिसंबर 2027 तक डेटा प्रोसेसिंग, पुष्टि और विश्लेषण होगा। उम्मीद है कि 9 महीने में यानी दिसंबर 2027 में नतीजे सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक BPL कैटेगरी से बाहर। जिनके पास साइकिल नहीं वे कार मालिक बना दिए। चुनाव के टाइम बढ़ाए थे लाभार्थी। हरियाणा सरकार ने अचानक 6.36 लाख परिवारों को BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से बाहर कर दिया है। 4 महीने में जहां प्रदेश में BPL श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख था, वो अब करीब 46 लाख रह गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं। उधर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें आय में बिना किसी सर्वे के बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अलावा कई परिवारों के पास 2 पहिया वाहन तक नहीं, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनके नाम फैमिली ID में बड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गईं। ऐसे प्रभावितों ने बताया कि जब वे राशन लेने पहुंचे तो उन्हें कार्ड रद्द होने की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनके नाम कोई बड़ा वाहन रजिस्टर्ड हुआ है, मगर उन्होंने तो कोई वाहन नहीं खरीदा। फिर ये कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिका के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का भारत को फायदा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। शेयर 8% तक चढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने की ऐलान के बाद भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में 8% तक की तेजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 35% टैरिफ से बांग्लादेश की निर्यात लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। रिटेल निवेशकों के शेयर बाजार में 1.06 लाख करोड़ रुपए डूबे। डेरिवेटिव सेगमेंट में 10 में से 9 ट्रेडर घाटे में, सेबी ने नई रिपोर्ट जारी की। रिटेल निवेशकों को वित्त वर्ष 2025 में शेयर मार्केट के डेरिवेटिव सेगमेंट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस सेगमेंट में करीब 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स घाटे में रहे हैं। ये पिछले साल यानी FY 24 के मुकाबले 41% ज्यादा है, जब नुकसान 74,812 करोड़ रुपए था। सेबी ने इसे लेकर एक स्टडी जारी की है। स्टडी के मुताबिक हर ट्रेडर का औसत नुकसान 1.1 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल
साल 86,728 रुपए था। FY25 में 10 में से 9 ट्रेडर ने पैसे गंवाए हैं। पिछले साल से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। कुल मिलाकर करीब 96 लाख यूनिक ट्रेडर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जो पहले की तुलना में 20% कम है, लेकिन 2 साल पहले से 24% ज्यादा। सेबी ने अपनी स्टडी में सभी निवेशकों को कवर किया। अब इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। जैक डॉर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है। अभी सिर्फ आईफोन के लिए अवेलेबल है। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है। ये ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। ये प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप पीयर टू पीयर टेक्निक पर बेस्ड है और इसके लिए किसी सेंट्रलाइज सर्वर या फोन नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल ये ऐप अभी सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। प्राइवेट नौकरी में स्विगी में सेल्स मैनेजर की वैकेंसी निकली। एनुअल सैलरी 9 लाख तक। जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़। स्विगी ने छत्तीसगढ़ लोकेशन पर सेल्स मैनेजर, ऑफिस या फील्ड वर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी सेल्स डिपार्टमेंट में है। सरकारी नौकरी। CCRAS में 394 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल। 1 अगस्त से करें अप्लाई। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस CCRAS ने LDC स्टेनोग्राफर सहित 394 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो रही है। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सरकारी नौकरी। इंडियन आर्मी SSC टेक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। इंजीनियर को मौका, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। इंडियन आर्मी ने 66वें शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC टेक पुरुष महिला कोर्स अप्रैल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू होगी। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। RCB सबसे वैल्यूएबल टीम बनी। 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली MI और CSK को पीछे छोड़ दिया है। IPL की बिजनेस वैल्यू 2025 में $18.5 बिलियन यानी करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 12.9% ज्यादा है। वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लोकी की स्टडी के मुताबिक IPL की खुद की ब्रांड वैल्यू भी 13.8% बढ़कर $3.9 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए हो गई है। इस सीजन एडवर्टाइजिंग, व्यूअरशिप और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी ब्रांड वैल्यू बढ़ने का कारण बनी है। 3 जून को पंजाब और बेंगलोर के बीच खेले गए फाइनल ने व्यूअरशिप के मामले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए T20 मैच को पीछे छोड़ दिया। लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह की वापसी तय। सुंदर की जगह शार्दुल को मौका संभव। इंग्लैंड से आर्चर एटकिंसन खेल सकते हैं। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट को 336 रन से जीतकर वापसी की। इससे पहले भारत को लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया था। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में 10 से 14 जुलाई तक खेला जाएगा। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन पिछले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी 3 दिन बैटर्स को भी मदद मिली थी। ब्राजीलिया में स्टेट विजिट पर पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने रिसीव किया। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। ट्रेड डिफेंस पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राजकीय दौरे पर हैं। वे मंगलवार को राजधानी ब्राजीलिया में अल्वोराडा पैलेस राष्ट्रपति निवास पहुंचे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उनका स्वागत किया। पैलेस में पीएम मोदी के आने पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने एक दूसरे को गले लगाया। औपचारिक स्वागत के दौरान अल्वोराडा पैलेस में भारत और ब्राजील के राष्ट्रगान धून बजे।
अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा, डिफेंस मिसाइलें शामिल। ट्रंप बोले रूस से जंग में उसे खुद को बचाना होगा। पिछले हफ्ते सप्लाई रोकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो फिर से यूक्रेन को हथियार भेजेंगे। उन्होंने कहा इनमें सेल्फ डिफेंस वाले हथियार ज्यादा होंगे ताकि रूस के खिलाफ जंग में वो खुद का बचाव कर सके। इससे पहले 1 जुलाई को ट्रंप सरकार ने अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आने के बाद यूक्रेन को दिए जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैं इस बात से निराश हूं कि पुतिन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। दरअसल ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए कई बार बातचीत की थी, लेकिन पुतिन ने सीज फायर से मना कर दिया था। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटेकोशी नदी में बाढ़, 7 की मौत, 12 नेपाली 6 चीनी नागरिक लापता। दोनों देशों को जोड़ने वाला मिटेरी ब्रिज और कई गाड़ियां बहीं। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटेकोशी नदी में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में डूबकर 7 लोगों की मौत हो गई है। इन सभी लोगों के शव मिल गए हैं। काठमांडू टाइम्स के मुताबिक अब तक 18 लोगों के लापता की सूचना है। इसमें 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक हैं। 12 नेपालियों में 3 पुलिसकर्मी, 9 नागरिक हैं। घटना चीनी सीमा पर नेपाल के रसुआ जिले में रसुआगढ़ी बॉर्डर पॉइंट की है। बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मेन पुल मिटेरी ब्रिज ढह गया। मिटेरी ब्रिज से चीन नेपाल के बीच रोजाना लाखों रुपए का व्यापार होता था। रसुआ में कस्टम्स ऑफिस का यार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। कस्टम यार्ड में खड़े कई कार्गो कंटेनर भी बह गए। सभी कंटेनर सामान से भरे हुए थे। नेपाली सेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कस्टम यार्ड के अंदर फंसे कुछ लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सभी तरफ बाढ़ के पानी के कारण चल रहे ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इजराइल ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। नेतन्याहू बोले आप इसके हकदार हैं, पाकिस्तान पहले नॉमिनेट कर चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा, मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहता हूं जो मैंने नोबेल पुरस्कार कमेटी को भेजा है। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप इसके हकदार हैं, आपको ये मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने यह फैसला मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप की तरफ से की जा रही कोशिशों के मद्देनजर किया है। इजराइल से पहले पाकिस्तान ने 20 जून को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। इससे पहले ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कई देशों के बीच जंग रुकवाई और उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। उन्होंने 22 जून को कहा था, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार 4-5 बार मिलना चाहिए था, लेकिन वे मुझे ये पुरस्कार नहीं देंगे क्योंकि वे इसे केवल लिबरल्स को देते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। AAIB ने सरकार को सौंपी। फाइनल रिपोर्ट में 3 महीने लगेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश यानी सैबोटाज की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। वहीं 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। पटना खेमका हत्याकांड, बिल्डर अशोक साह ने कराया मर्डर। 4 लाख में डील, जमीन को लेकर था विवाद। 1.5 महीने पहले रची गई साजिश। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर बिल्डर अशोक साह ने कराया था। इसके लिए उसने उमेश नाम के शूटर से संपर्क किया। 4 लाख में हत्या की डील हुई। 50,000 एडवांस दिए गए थे। इन पैसों से शूटर उमेश ने अपने बच्चों की फीस भरी। उमेश ने गोपाल खेमका की रेकी की। उमेश ने अपने ही इलाके के रहने वाले शूटर विकास उर्फ राजा को खेमका के मर्डर की सुपारी दी, लेकिन विकास ने हत्या के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी। इसके बाद उमेश ने खुद ही खेमका की हत्या कर दी। डीजीपी विनय कुमार ने मंगलवार शाम खेमका मर्डर केस का खुलासा किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम आने से रोका।
कहा, भक्त गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही पूजा करें। दीवार गिरने से महिला की मौत, 12 घायल हुए। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों से बागेश्वर धाम नहीं आने को कहा है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्त घर पर रहकर ही पूजा करें। बता दें, छतरपुर के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे ढाबे की दीवार ढह गई। मलबे में दबने से उत्तर प्रदेश निवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। इनमें 9 लोग उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड जबकि 2 पश्चिम बंगाल के हैं। 4 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। भारत ने रॉयटर्स समेत 2300 अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा। एक्स का दावा, विरोध के बाद आदेश वापस लिया। सरकार ने कहा कोई नया आदेश नहीं दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर ने मंगलवार को दावा किया कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को 2300 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इस आदेश में ग्लोबल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के ऑफिशियल हैंडल भी शामिल थे। एक्स की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम ने एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत इन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी ने बिना कोई कारण बताए 1 घंटे के भीतर आदेश का पालन करने और अकाउंट्स को अनिश्चित काल तक ब्लॉक रखने को कहा। घरेलू वेज थाली जून में 8% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर, नॉन वेज थाली की कीमत में भी 6% गिरावट। भारत में घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में सालाना आधार पर 8% घटकर 27.10 रुपये हो गई है। पिछले साल जून 2024 में वेज थाली की कीमत 29.40 रुपये थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। क्रिसिल ने अपनी राइस रोटी रेट रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत मई की तुलना में जून में 3% बढ़ी है। मई में वेज थाली की कीमत 26.20 रुपये थी।